Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस के सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जो भी हमारे CSIR नेट लाइफ साइंसेस के सिलेबस में मेंशन्ड हैं, वो सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी MCQs आपके CSIR नेट के एग्जाम्स में फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग पूछे गए हैं, वो सारे MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। Which one of the following carotenoids is not involved in the non-photochemical quenching of chlorophyll fluorescence in plants? तो आपने नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग जो है मैंने अच्छे से डिस्कस किया था वो क्या होती है, और नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। जियाजेंथिन था, वाइलोजेंथिन था, एंथ्रियाजेंथिन था, ये सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। बट कैंथाजेंथिन हमने कहीं पर भी नहीं डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल, ये कैरोटेनॉइड जो है हमारे फोटोकेमिकल नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। Which one of the following events occurs during the light reaction of photosynthesis? तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में कौन सा इवेंट इनमें से हो रहा है और वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। अगर मैं एक एक करके ऑप्शंस को देखूं तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होती है, लाइट रिएक्शन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होती है, बट वो डायरेक्टली एटीपी की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 टू NADP प्लस टू फॉर्म NADPH, तो ये तो नहीं है। कार्बन फिक्सेशन बाय एंजाइम रुबिस्को, तो आई थिंक ये लाइट रिएक्शन में नहीं, डार्क रिएक्शन में हो रहा है। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलेकोइड मेम्ब्रेन, तो दिस इज द करेक्ट। एंड दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट के एस्टैब्लिशमेंट होने से एटीपी सिंथेस जो एंजाइम है वो एटीपी की फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है एटीपी की फॉर्मेशन में। Which of the following statements represents correct sequence of events during electron transport chain from P680 to P700 in a light reaction of photosynthesis in a typical plant? तो P680 से जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है that goes to pheophytene, right? फियोफाइटिन से आपके प्लास्टोक्यूनोन्स आ जाते हैं, देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आपके पास देन प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो ये वाला आपका स्टेप सही है ना। या देखो पहले प्लास्टोसाइनिन तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं आता है, तो ये तो डायरेक्टली गलत हो जाता है। फियोफाइटिन पर साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स देन प्लास्टोक्यूनोन नहीं, पहले प्लास्टोक्यूनोन आता है फिर साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स आता है, राइट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। The quantum yield of photosynthetic carbon fixation in C3 plant and C4 plant is studied as the function of leaf temperature. Following are some statements based on these studies. तो देखो क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। At lower temperature, the quantum yield of C3 plant is lower than the C4 plant. So आपको हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर हाई होता है, जैसे कि डेजर्ट ड्राई एरियाज में, ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट्स के केस में, तो वहां पे टेम्परेचर जब हाई होता है तो C4 प्लांट्स की जो यील्ड होती है, फोटोसिंथेटिक यील्ड होती है, वो ज्यादा होती है। ठीक है, पर लो टेम्परेचर एरियाज में जो C3 प्लांट्स है उनकी फोटोसिंथेटिक यील्ड मोर होती है एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी गलत है। In C4 plant, quantum yield does not show temperature dependence, तो ये ठीक है। Since the photorespiration is low in C4 plants because of CO2 concentrating mechanism, quantum yield is not affected. ठीक है, तो आपको पढ़ा है कि C4 plants में क्या होता है कि CO2 concentrate होता है, ठीक है, बंडल CH सेल्स में, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्वांटम यील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट हायर टेम्परेचर क्वांटम यील्ड ऑफ C3 प्लांट्स is lower than the C4 plants, जो बिल्कुल सही है। तो आई थिंक QRS दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। तो इसके ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एट लो टेम्परेचर द C4 पाथवे रिक्वायर्स मोर ATP। ये तो हमने पढ़ा है ना कि C4 पाथवे को ज्यादा ATP की रिक्वायरमेंट होती है कार्बन फिक्सेशन के लिए एज कंपेयर टू C3 पाथवे। ठीक है, क्योंकि उनको
फॉस्फेनॉल पायरुवेट को रीजनरेट करना होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा एटीपी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है C4 पाथवे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेस एफिशिएंट हो जाता है कूलर कंडीशंस में, जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन जो है वो कूलर एरियाज में फोटो रेस्पिरेशन एक मेजर इशू नहीं होता है C3 प्लांट्स में। ठीक है, तो C3 प्लांट्स में एनर्जी को सेव करने के लिए कूलर एरियाज में C4 पाथवे की जगह C3 पाथवे जो है ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, some C4 enzyme like PEP carboxylase, pyruvate phosphate dikinase, they are sensitive to cold stress, इसीलिए वो वहां पर कूलर एरियाज में अपना काम नहीं कर पाते, बिकॉज वो उस कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जाती है। तो दो रीजंस हो गए व्हाई C4 पाथवे इज नॉट सो प्रोमिनेंट, नॉट सो एफिशिएंट इन कूलर एरियाज। कूलर एरियाज में फोटो रेस्पिरेशन एक मेजर इश्यू नहीं है, इसे C3 पाथवे प्रेफर किया जाता है। क्यों? ताकि एनर्जी को सेव किया जाए, क्योंकि C4 पाथवे में एक्स्ट्रा एटीपीज की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज कि C4 कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि कोल्ड स्ट्रेस पे काफी सेंसिटिव होते हैं, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए उनकी एफिशिएंसी कूलर एरियाज में डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एट हायर टेम्परेचर्स C4 प्लांट्स मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, जब मतलब डेजर्ट्स वाली कंडीशन में C4 प्लांट्स जो है वो फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि C3 प्लांट जो है हाई टेम्परेचर कंडीशंस में वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है, और जो रुबिस्को एंजाइम होता है ना, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने के बजाय ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेस एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पर C4 मैकेनिज्म क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंसेंट्रेट कर देता है बंडल शीयर सेल में। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेस एक्टिविटी C4 प्लांट्स में सप्रेस हो जाती है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। इसीलिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स में C4 प्लांट्स जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, तो ये याद रखना। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड ऑफ C3 प्लांट्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो C3 प्लांट जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब कि वो कूलर कंडीशंस में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करेंगे, बट हायर टेम्परेचर्स में, ड्राई क्लाइमेट्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन नहीं करेंगे। बट C4 प्लांट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में अपना काम कॉन्स्टेंटली करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Next question. Following are some of the statements regarding the effect of carbon dioxide concentration on photosynthesis. With elevated carbon dioxide levels, C3 plants are much more responsive than C4 plants under well-watered condition. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो C3 प्लांट्स जो हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे, ज्यादा एफिशिएंट होंगे। ये चीज अभी हमने डिस्कस की है। ठीक है, बट अगर आपका हायर टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो वहां पे C4 प्लांट्स जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे। ठीक है, इन C3 प्लांट्स इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कैन स्टिमुलेट फोटोसिंथेसिस ओनली ओवर अ नैरो रेंज। तो ये जो ओनली लिखा है ना, तो ये नहीं। ठीक है, इसकी वजह से मैं स्टेटमेंट को रॉन्ग क्लियर कर। इन C4 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट इज नियरली जीरो, तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। C3 प्लांट्स आर मोर रिस्पॉन्सिव टू एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। ठीक है, बिकॉज C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट एट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये ज्यादा एफिशिएंट है बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन वो कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, एंड हैव ऑलरेडी रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सैचुरेशन एट नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। पर C3 प्लांट जो है शोन ग्रेटर इंक्रीज इन फोटोसिंथेटिक रेट्स। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा कार्बन को फिक्स कर सकते हैं और फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वाई C4 प्लांट्स हैव नॉट नियर जीरो कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। देखो, C4 प्लांट जो है वो क्या करते हैं, वो मैकेनिज्म यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को पंप करने के लिए इनटू बंडल CH सेल्स, जिसकी वजह से बंडल CH सेल के आगे पीछे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है।
स्टार्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन किसकी वजह से होती है? पेप कार्बोक्सिलेज की वजह से होती है, जिसकी ऑक्सीजन के साथ कोई एफिशिएंसी नहीं है। जैसे कि रुबिस्को है ना, रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं, बट पेप कार्बोक्सिलेज सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इफेक्टिवली आउट कम्पीट्स ऑक्सीजन फॉर रुबिस्को। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी फोटो रेस्पिरेशन एलिमिनेट या रिड्यूस हो जाती है। अब फोटो रेस्पिरेशन इतनी कम है तो देयर इज मिनिमल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द प्लांट्स टिश्यू। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब रेस्पिरेशन हो ही नहीं रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी कहाँ पे कंसेंट्रेट हो जाएगी? प्लांट्स के टिश्यूज के अंदर। ठीक है, द पॉइंट वेयर फोटोसिंथेसिस बैलेंसेस रेस्पिरेशन इज दस नियर जीरो। ठीक है, एज द प्लांट कैन कंटिन्यू टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एफिशिएंटली इवन एट वेरी लो कंसेंट्रेशन, बिकॉज जो एंजाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन ही कर रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं कर रहा है। तो फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम हो रही है। फोटो रेस्पिरेशन के कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इवॉल्व नहीं हो रही है, अंदर ही कंसेंट्रेट हो रही है। तो अगर कम कंसेंट्रेशन भी होंगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो कंटिन्यू वो करता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन एफिशिएंटली वो करता रहेगा प्लांट। ठीक है, तो एक वो पॉइंट जहां पे फोटोसिंथेसिस बैलेंसेस रेस्पिरेशन इज दस नियर जीरो। ठीक है, वो 0 पॉइंट। बट अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें वहां पे CO2 की कंपनसेशन पॉइंट काफी ज्यादा हाई है, इट्स 40 to 50 ppm, बिकॉज रुबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन की फिक्सेशन भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ। ठीक है, इसलिए वहां पे फोटो रेस्पिरेशन का रेट हायर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज वहां पर होता है ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन। Photosystem 2 functions as a light-dependent water plastoquinone oxidoreductase. What are the names of two reaction center proteins that bind electron transfer prosthetic groups such as P680, pheophytin, plastoquinone? I think ये मैंने आपको पढ़ाया था कि वो प्रोटीन्स का नाम क्या है, that is D1 and D2 proteins. ठीक है, during photosynthetic carbon reduction cycle in green leaves, net production of one molecule of glycerol D3-phosphate requires one of the following combination. तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने आपको ATP और NADPH चाहिए? तो आई थिंक आपने पढ़ा था, इट इज 6 NADPH and 9 ATP. ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो जाके जरूर देख लो। ठीक है, आपको C3 C4 साइकिल एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। Which of the following mechanism is not involved in providing photo protection to plants? तो कौन सा मैकेनिज्म इसमें से इन्वॉल्व नहीं है फोटो प्रोटेक्शन? मैंने फोटो प्रोटेक्शन वाली वीडियो भी अपलोड किया, वो भी देख सकते हो। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ D1 प्रोटीन होता है, जो मैंने D1 प्रोटीन का वो जो साइकिल दोबारा से रीजनरेट होता है। ठीक है, जियाजेंथिन फॉर्मेशन ये भी पढ़ा था, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग वगैरह, थर्मल डिसिपेशन। ठीक है, एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था फोटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, which of the following is the function of cytochrome B6F complex? Oxidation of water to O2, this is not the function of cytochrome B6 complex. Oxidation of plastohydroquinone, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। Reduction of NADP to NADPH, no, ये आपका डायरेक्ट ये नहीं करता है। Production of ATP, तो वो डायरेक्ट तो ATP की प्रोडक्शन नहीं करता है, इनडायरेक्टली ATP की प्रोडक्शन में काम करता है, बट डायरेक्ट जो काम है वो डेट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। ठीक है, which of the following is the correct order of electron transport during light reaction the thylakoid membrane? तो P680 से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन। द हर्बिसाइड डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, जिसको DCMU भी हम बोलते हैं, इज एन इनहिबिटर ऑफ, ये किसका इनहिबिटर है? ये इनहिबिट करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को फ्रॉम P680 टू P700। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स में, ठीक है, आपके पूछे गए हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्जाम में फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। आई थिंक आपको इसके बाद पता चल गया होगा कि हमने जो भी लेक्चर्स में डिस्कस किया वो आपके लिए सफिशिएंट है आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर अच्छा लगा तो do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Instagram and Telegram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.